आइए सुनिए धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई एक कहानी। आधी रात रेल की सीटी मेरी यानी मोहित की आवाज में। आधी रात पता नहीं कैसे नींद उचट गई। कमरे में घुटन महसूस होती है। जाने कैसे घुटन। ठंडी नंगी छत पर फैले फैले आसमान के नीचे बेमतलब छज्जे के पास पीपल की खामोश टहनियां नीले आकाश के पर्दे पर काले छायाचित्र की तरह खिंची हुई है। दूर दूर तक कोई आहट नहीं, कोई आवाज नहीं, जिंदगी का कोई चिन्ह नहीं। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे हैं। मेरी हर पगचाप को जैसे अंधेरा निकला जाता है। एक गहरी बहुत गहरी उदासी, बेमतलब, बिना बात। अकस्मात जैसे किसी मर्मांतक पीड़ा से रात हृदय फाड़कर चीख उठी हो, वैसे ही एक आवाज तीर की तरह दूर से आती है, खामोशी को चीरते हुए। अंधेरा तिलमिला उठता है, जैसे घाव को रगड़ लग गई हो। वह आवाज है कहीं दूर गुजरती हुई ट्रेन की, एक तीखी पैनी सीटी की। जाने क्यों आतड़िया को मरोड़ देने की ताकत इस आवाज में है। सीटी की यह आवाज आती है, फिर गूंजती है, फिर जैसे दिशा दिशा से टकराती है, फिर चौगुनी, आठ गुनी, 16 गुनी होकर दर्द के एक विशालकाय जाल की तरह रात के अथाह समुंदर को ढक लेती है। जैसे आधी रात जाल फेंके जाने पर जल की सतह कांप उठती है, वैसे ही रात का फैलाव, रात की खामोशी, रात का अंधेरिया कांपने लगता है। नीम और पीपल की टहनियां जैसे सलेट पर खिंची लाइनों की तरह पूछने लगती है। मन की आंखों के आगे टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से एक दूसरा चित्र उभर रहा है। रेलवे स्टेशन का लंबा प्लेटफॉर्म टीन से छाया हुआ। ट्रेन जा चुकी है। फेरी वाले दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले गए हैं। सिर्फ एक बूढ़ा कुली कुछ असबाब उठाकर दूसरे दर्जे के वेटिंग रूम में रख रहा है। रेलवे के वेटिंग रूमों के बेंचों, आराम कुर्सियों, बीच की बड़ी खूटियां, इनका एक खास ढंग होता है। वैसे ही बेंचे, वैसे ही कुर्सियां, वैसे ही गोल मेज, वैसे ही खूटियां। असबाब एक कोने में लग गया है। मैं मेज पर पैर लटकाए बैठा हूँ। वह आराम कुर्सी पर अधलेटी है। मैं चुप। मैं उसकी बंद आंखों को एकटक देख रहा हूँ। उसका सारा चेहरा सोनबरनी है, पर पलकें हल्के भूरे गुलाब रंग की है। उसका आधा सौंदर्य उसकी पलकों का सौंदर्य है। मैं अपने जेब में पड़े प्लेटफॉर्म टिकट को उलटता पलटता हूँ। मैं पहुंचाने आया था, गाड़ी छूट गई थी। हम दोनों खींच गए थे, पर क्या वह खसीज सतही नहीं थी? कहीं गहरे उतरकर हम दोनों को संतोष था, अगली गाड़ी के वक्त तक हम साथ रहेंगे। अब सहसा वह आँख खोलकर पूछती है, फिर जवाब भी खुद देती है। अब क्या? रात को 10 बजे तक फुर्सत। अब तो कोई गाड़ी जाती नहीं। खैर, तुम्हारी मनचाही हुई। तुम्हें तो खुशी होगी। और सोचो कि घर पर सब लोग समझ रहे होंगे कि वह ट्रेन पर चली जा रही होगी और यहाँ आराम से पैर फैलाए वेटिंग रूम में लेटे हैं। घर कितनी दूर है? सिर्फ 4 फलंग, मगर लगता है हम लोग दूसरे लोक में बैठे हैं। मैं कोई उत्तर नहीं देता। कोई सवाल भी तो हो। यह तो उसकी आदत है। या तो बोलेगी नहीं, बोलेगी तो एक सांस में पूरा पैराग्राफ। सुनो, चलो असबाब यहीं रखकर घर लौट चले। पहुंचा देंगे। चलो, मैं बेमन से कहता हूँ। अच्छा, जाने दो। फिर सब तवालत में पड़ेंगे। पर तुम 6 घंटे करोगे क्या? घूमने जाओगे? हो आओ। मैं कुछ कहता नहीं। वह समझ जाती है। नहीं जी, मैं तुम्हें जाने दूंगी। अकेले यहाँ करूंगी क्या? जाने कैसे मिले हो तुम? मैं 20 दिनों से यहाँ पर हूँ, पर आज तुम्हें समय मिला है, वह भी ट्रेन न छूटती तो। मैं सहसा बोलने लगता हूँ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। पता नहीं कहीं से शब्द आ रहे हैं। सुनो, गाड़ी छोड़कर हम लोगों ने जंजीर तोड़ दी समय की। क्यों? और क्या, असल में जिंदगी के कामों का सिलसिला ही नहीं टूटता, तबीयत ही नहीं बिगड़ती। मैं हूं कि हर क्षण बंधा हुआ हूं, हर घड़ी भाग दौड़, यहाँ से वहां। तुम हो कि यहाँ थी, यहाँ से स्टेशन, स्टेशन से ट्रेन पर, ट्रेन से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे लोग, दूसरी जिंदगी, दूसरी तरतीब।
अकस्मात जैसे कि जिंदगी की अनिवार्यता का कर्म टूट गया। वक्त का बंधन जैसे झटका खाकर टूट गया। लोग समझते हैं तुम ट्रेन में जा रही हो, उसके बाद घर, और यहाँ किसी को नहीं मालूम कि सहसा सिलसिला तोड़कर बीच में हम वेटिंग रूम में पड़े हुए हैं। वह चुपचाप मेरी ओर देख रही है। पाँव आराम कुर्सी के हत्थे पर है और उसकी हथेलियां मेरे पाँव पर। और सुनो, मैं कहता जाता हूँ, मेरी आवाज कांप रही है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इस समय तुम समय के प्रवाह से बिल्कुल मुक्त हो? और लगता है जैसे पीछे कोई गुजरा हुआ अतीत नहीं और आगे कोई अनिवार्य भविष्य नहीं, सिर्फ वर्तमान है। और वह बहुत सुखद है, बहुत शांत है। वह कुछ कहती नहीं, मेरे पाँव पर रखी अपनी उंगलियां उठाकर होठों से लगा लेती है। वेटिंग रूम के दूसरे ओर मालगाड़ी खड़ी थी, जो हट गई है, और पश्चिम की खिड़की में शाम की हल्की नारंगी धूप जाली पर छन छन कर उसके रूखे बालों पर पड़ रही है। सुनो, सहसा वह बोल पड़ी। तुम जन्मांतर में विश्वास रखते हो? जन्मांतर में? यही कि हमारा यह जन्म, यह रूप, यह अस्तित्व ही सब कुछ नहीं है। हम पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। अच्छा सुनो, कुछ खाने को निकालूं? भूख तो बेहद लगी होगी। अपने घर भी नहीं गए, वहां से सीधे स्टेशन चले आए हो। खाना? मैं मना करता हूँ। चाहता हूँ जन्मांतर वाली बात वह फिर कहे। बड़ा संतोष होता है। हम पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। अकस्मात धड़ धड़ करता हुआ स्टीम इंजन आता है और वेटिंग रूम के सामने रुक जाता है। धुआं फेंक रहा है। शायद 37 नंबर ठीक याद नहीं। वेटिंग रूम में मन ऊबने लगा। चलो बाहर प्लेटफॉर्म पर चक्कर लगाकर आए। चलो। वह उठ खड़ी होती है। एक खुला हुआ अंतरीप जैसा प्लेटफॉर्म रेलवे लाइन के समुंदर में दूर तक अंदर चला गया है। बीचों बीच लैंप पोस्ट, नल और सीमेंट की बेंचों की कतारें। बहुत लंबा प्लेटफॉर्म, सुनसान। हम लोग चले जा रहे हैं, चुपचाप। उसने अपने कंधे पर एक शॉल डाल रखी है। कितनी बुजुर्ग लग रही है। लगता है हम लोग अंतरिक्ष चीर कर भविष्य में धंसते जा रहे। गहरे और गहरे और गहरे। सहसा मेरी हथेलियों में उसकी नरम लंबी पतलियां उलझ जाती हैं। हम लोग हाथ पकड़ते नहीं। उंगलियां लताखंडों की तरह उलझी रहती है। एकाएक वह रुक जाती है। मैं भी रुक जाता हूँ। वह मेरी ओर देखती है। ममता, करुणा, विस्मय, अविश्वास, जाने क्या क्या घुला मिला है उन निगाहों में। हम लोगों की किस्मत भी कितनी अजीब है ना? हाँ, मैं सिर हिला देता हूँ। वह जो कुछ कहना चाहती है उसके लिए उनकी शब्दावली कितनी नाकाफी है, मगर इसके आगे कुछ नहीं कहेगी। न एक हरफ नहीं। मैं उसे जानता हूँ। बड़ी से बड़ी पीड़ा को झेल गई वह, पर उसने भला कभी कुछ कहा? हाथ झुलाते चल रही है। सहसा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बच्चों की तरह। सुनो, अगर यहाँ से हम लोग पुल पार कर कॉफी हाउस चले तो? चलो, मेरे उत्साह की कोई सीमा नहीं। चलो, अभी तो 5 घंटे हैं। जी नहीं, पागल हुए हो क्या? वेटिंग रूम में चाय मंगवा लें? हम लोग लौट पड़ते हैं। डूबा हुआ सूरज सामने है। नीचे टेढ़े मेढ़े उलझे हुए लोहे के सांपों जैसी पटड़ियां रेंग रही, जिनकी पीठ पर पिंगला मूंगा बह रहा है। बीच बीच में कुली, कामगार और राहगीर पैदल लाइनों को पार कर रहे हैं। एक बड़े से शेड में टूटे हुए इंजन मरम्मत के लिए पड़े हैं। सूरज का लाल गोला एक मालगाड़ी के पीछे डूबा जा रहा है। फौजियों के नहाने की जगह, हाथ धोने की मिट्टी, कंट्रोल रूम, प्लेटफॉर्म के बोर्ड और लिखावटें पढ़ रहा हूँ। कितना शांत हूँ मैं, कितना निश्चिंत। वह साथ साथ चल रही है और हम समय की पूर्व पर कर्मिता का बंधन तोड़ चुके हैं। जीवित वर्तमान और वह जो मेरे साथ है। वेटिंग रूम बिल्कुल बदल गया। उसमें बिजली जल रही है और पता नहीं क्यों अब उसकी वह रहस्यमयता जाती रही जो गोधू लिवेला में थी। एक नव परिणीता वधू आकर बेंच पर बैठ गई है। दीवार की ओर मुहाजरी की सैंडल, सावले पांव के मोटे महावर, हाथ में जूड़े। सहसा वह मुड़ती है। चेहरा सावला है पर बेहद सलोना। आंखें रोती रोती सूज गई है। जब तक उसका मुंह दीवार की ओर था, कमरे का वातावरण बड़ा ही हल्का और भोड़ा सा लग रहा था।
उसके मुंह इधर करते ही कमरे में जैसे करुणा भर भर उठी, विदाई के लोकगीत की करुणा। अकस्मात वह आती हुई दिख पड़ती है, तेजी से जरूर रोई है। अच्छा, चाय पी ली तुमने? सुनो, इसी शहर की लड़की है, जानते हो, इम्फाल में ब्याही है, अब कभी नहीं लौटेगी। उसका गला रूधा है, मैं पैसे चुकाकर चल देता हूँ। जानता हूं ना उसे, यही चाय की स्टॉल पर खड़े खड़े आंसू टपकाने लगेगी। दुनिया भर का दर्द तो उसी के सर माथे है न। लड़की वह इम्फाल में ब्याही है, रोएगी आप। वह मेरा हाथ पकड़कर जैसे खींचे ले जा रही है। फिर वही खुली प्लेटफॉर्म, रात हो चुकी है, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक बेंच आई बैठोगे यहाँ? और वह मुझे बैठा लेती है। बेंच के पास का लैंप पोस्ट खामोश जल रहा है, अंधेरे के अथाह समुंदर में जैसे वह एक छोटा सा द्वीप है। हम दोनों को जवार वहां फेंक गया है। वह गर्दन घुमाकर चारों ओर देखती है, फिर सिर झुकाकर कहती है, वही प्लेटफॉर्म तो है यह, जहाँ से मेरी विदाई हुई थी। तुम्हें क्या याद होगा, तुम तो थे ही नहीं। उस दिन भी कोई काम निकल आया था ना, तुम्हें छोड़कर चले गए थे ना। मैं चुप। सुनो, वह फिर बोलती है, तुम्हें किसी ने ममता नहीं दी। क्यों? दी होती तो तुम भी दूसरे को देते न। और उसके बाद दो हिचकियां और कंधे पर गरम गरम आंसुओं की एक बड़ी सी बूंद। मुझे होश नहीं था कि कब उसका स्वर गहरा हो गया, कब उसका माथा मेरे कंधे पर आ टिका। सुनो, वह रूदते हुए रुक रुक कर बोल रही है, जिसे लाना उसे ममता से भर देना, अंग अंग पोर पोर, कभी भी वह रीति न रहे। ममता में छा देना उसे। नाना, मैं जानती हूँ तुम वैसे ममता दे सकते हो। मैं कहूँ कुछ पर मैं जानती हूँ तुम ही वैसी ममता दे सकते हो, सिर्फ तुम ही। मैं चुप हूँ। न, आंसू मुझे नहीं आ सकते, पर नीचे का होठ कांप रहा है। मैं जानती हूँ। वह सिसकते हुए बोल रही है, मैं इतने दिन रहकर भी उसे देख नहीं पाई और अकस्मात मुझे जाना पड़ रहा है। वहां से तुम्हारे बुलाने पर आ पाऊंगी या नहीं, मैं नहीं जानती। वह दूसरी दुनिया है, दूसरे लोग हैं, पर मैं जानती हूँ जिसने तुम्हें जीता है वह बहुत बड़ी, नहीं, मैं जानती हूँ, मुझसे भी बड़ी। पर सुनो, उसे उतनी ही बड़ी ममता देना, उतनी ही बड़ी तुम दे सकते हो। और अकस्मात बांध टूट जाता है। वह फूट फूट कर रो पड़ती है, हिचकियां, आंसू। अकस्मात दूर खड़ी मालगाड़ी में तेजी से आकर एक इंजन जुड़ता है। खड़ 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 डिब्बे टकराते हैं, दूसरे से पहला, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, आखिरी डिब्बा कटकर अलग हो जाता है। पीछे लाइन पर चला जा रहा है। एक मोड़, दूसरा घुमाओ, तीसरा घुमाओ। खड़ 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 सामने के पीपल में पक्षी पर खड़खड़ाते हैं। जैसे पानी में कंकड़ पड़ते ही छाया हिलकर मिटने लगती है, वैसे ही स्मृति चक्र बिखर रहा है। जलरंग पूछ रहे हैं। इंद्रजाल की तरह स्टेशन लुप्त हो जाता है। मैं लौट आता हूँ वर्तमान में। आधी रात, उचटी नींद, ठंडी छत, बेमतलब टहलना। ठंडक बढ़ गई है। सामने नीम और पीपल के मूर्छित छाया चित्र हैं। पिछले दिसंबर में मैं उधर से गुजरा। कुंभ की तैयारी ने स्टेशन का नक्शा बदल दिया था। उस प्लेटफॉर्म की सारी इमारत ढह गई थी। प्लेटफॉर्म सपाट कर दिया गया था। कोई निशान तक नहीं था उस वेटिंग रूम का। बिल्कुल अजनबी लगा मुझे अपना स्टेशन। हवा चलने लगी है, पीपल के पत्ते खड़खड़ा रहे हैं। पंचमी का हाशिए जैसा चांद अब आकर पीपल की शाखाओं में उलझ गया और मुझे मालूम नहीं हुआ। पांव थक गए हैं टहलते टहलते। मैं कमरे में आ जाता हूँ। बगल वाले तकिए पर ढेर के ढेर रेशम जैसे केश कपास बिखरे हुए हैं। रोशनी की हल्की जद पंखुड़ियां उसके नींद डूबे प्रोफाइल पर जम गई हैं। ये दोनों पलकें हैं, गुलाबी नहीं, आम की कटी फाक की तरह लंबी, नुकीली, पतली लहरें। वह करवट बदलती है। काजल की पतली लहरों में कंपन होता है। लहरें टूट जाती है, अब आँख खोल लेती है। होठ पर स्नेह की, ममता की मुस्कान दौड़ जाती है। दो अर्धनिर्दित बाहें उठती हैं, फैली हुई, आमंत्रण भरी, जैसे कहती है, दे दो, सब मुझे दे दो, मैं सहज लूंगी सब कुछ। गोरोचन का बड़ा सा टीका हल्के उजाले में चमक उठता है। उस एक रहस्यमय क्षण में जैसे सब उसे दे रहा हूँ। जो कुछ पाया है वह भी, जो कुछ खोया है वह भी। ममता के एक गहरे क्षण में कितना प्यार, कितनी उपलब्धियां छिपी रहती हैं जो हमने दूसरों से पाई है। हमारा अपना अंश कितना रहता है, कौन जाने।
उसके केश मेरे पलकों पर बिखर गए हैं, बाहें फूल मालाओं की तरह कंठ में लिपटी हैं। मैं नींद में डूबा जा रहा हूँ। गहरे और गहरे रात के सन्नाटे को चीरकर एक रेल की सीटी बोल उठती है। कोई ट्रेन छूट रही है, वही पहुंचेगी जहां के लिए छोड़ी गई है। इतना जटिल टाइम टेबल कौन बनाता है? अभी आप सुन रहे थे धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई एक कहानी, आधी रात रेल की सीटी, मेरी यानी मोहित की आवाज में।